हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लास ऑनलाइन। और इस चैप्टर में इस लेक्चर में हम ईएम वेव स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टार्ट करने वाले हैं। 12th का बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, 2 या 3 लेक्चर में एंड हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये स्कोरिंग टॉपिक है, मतलब कि नीट में ठीक ठाक सवाल इससे आते हैं। ऐसा नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा आते हैं और ऐसा भी नहीं कहूँगा कि नहीं आते हैं इससे क्वेश्चन, और क्वेश्चन स्कोरेबल है, मतलब कि आप इनसे अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं नीट में, है ना। एक दो क्वेश्चन यदि आ गया यार, एक दो क्वेश्चन का ही स्कोर काफी मैटर करता है। एक दो क्वेश्चन यदि आपसे बन जाते हैं, और इसके ईएम वेव के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, मतलब 10-20 सेकंड में इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से बनता है, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको स्किप मत करना बिल्कुल भी। बहुत ईजी चैप्टर है, समझेंगे अच्छे से, है ना। स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट? देखो, अभी तक आपने करंट बहुत अच्छे से पढ़ा है, सारे चैप्टर्स में 12th में स्टार्टिंग से आप करंट इलेक्ट्रिसिटी से करंट पढ़ते आ रहे हैं, बहुत अच्छे से करंट पढ़ा है आपने, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। ये क्या चीज है? थोड़ी सी नई चीज दिख रही है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसको समझने से पहले हमको एक छोटी सी कहानी को समझना होगा, है ना। एक कहानी मैं सुनाता हूं, उस कहानी को समझने के बाद डिस्प्लेसमेंट करंट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कहानी हम सुनाते हैं। तो कहानी सुनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ डायग्राम ड्रॉ करने होंगे। मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। आप कैपेसिटर के बारे में जानते हैं, नाम सुना होगा कैपेसिटर का, है ना। बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, बहुत अच्छे से सुना है। तो हमने एक कैपेसिटर बनाया है और उस कैपेसिटर से एक बैटरी जोड़ दी। आप बैटरी के बारे में जानते हो, ऐसा तो है नहीं बैटरी नई चीज है। एक कैपेसिटर बनाया, बैटरी जोड़ दी, और एक हमने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया। स्विच के बारे में जानते हैं ना, घर में जो स्विच लगे होते हैं, ऑन ऑफ करने वाला स्विच है ये, बस और कुछ नहीं। तो हमने यहाँ पर क्या बनाया, एक कैपेसिटर बनाया, कैपेसिटर से एक बैटरी जोड़ी V वोल्ट की सपोज, और एक स्विच लगा दिया। तो क्या होगा जब हम t बराबर 0 पर स्विच को करेंगे क्लोज, 8t बराबर 0, क्या होगा, t बराबर 0 पर करंट 0 था। करंट कोई फ्लो हो रहा था क्या जब स्विच ओपन था? नहीं था। अब कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, करंट जो फ्लो होता है इसमें कितना फ्लो हो रहा है, I से IT हो गया, है ना। बात समझ रहा? क्या होगा जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट इसमें फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो बेसिक चीज है, आपने पढ़ा होगा करंट ग्रोथ, करंट ग्रोथ पढ़ा है ना। तो यहां पर जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे, यहां से क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा IT, जो कि टाइम के साथ इंक्रीज होगा। करंट ग्रोथ आप पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, आपने EMI में पढ़ा है फॉर्मूला करंट ग्रोथ का। तो करंट क्या होगा, धीरे धीरे करंट अपनी वैल्यू को इंक्रीज करेगा टाइम के अकॉर्डिंग। फिर एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा। पूरा चार्ज होने के बाद करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, है ना। पहले तो क्या होगा, कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा, जब तक चार्ज होगा तब तक करंट बढ़ता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या होगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ये बात अल्टरनेटिंग करंट में EMI आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो अब यहां पर बात समझना, यहां पर बात समझना क्या बात होती है। यहां से करंट फ्लो हो रहा है, यहां से करंट फ्लो हो रहा है वायर से, तो हम यहां पर दो लूप कंसिडर करते हैं। यहां पर दो लूप कंसिडर करते हैं। यहां पर एक पॉइंट P हमने माना यहां पर बाहर कैपेसिटर के, और एक पॉइंट हमने अंदर माना है कैपेसिटर के, P और M। हम दो पॉइंट यहां पर कंसिडर कर रहे हैं और दोनों पॉइंट पर एक इमेजिनरी लूप ड्रॉ करते हैं। अभी केवल कहानी चल रही है, ये समझने की कोशिश मत करना कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, सिर्फ कहानी समझो, क्योंकि कहानी समझ में आई तो बहुत अच्छी चीज क्लियर हो जाएंगी। तो हमने दो पॉइंट यहां पर कंसिडर किए, दोनों R डिस्टेंस पर हैं इस लाइन से, है ना। यहाँ अंदर तो लाइन है नहीं, अंदर तो लाइन है नहीं, बाहर ही बस लाइन है, मतलब कि जो कनेक्शन है बाहर, अंदर तो खाली स्पेस है कैपेसिटर के बीच में। तो हमने यहाँ पर दो पॉइंट कंसिडर किए, लिख सकते हैं कंसिडर 2 पॉइंट्स, कंसिडर 2 पॉइंट्स P एंड M। P जो है आउटसाइड है कैपेसिटर के, है ना, आउटसाइड, और M जो है वो इनसाइड है ना। एट अ डिस्टेंस डिस्टेंस R डिस्टेंस पर हमने दो पॉइंट कंसिडर किए हैं P और M।
अब बोलोगे सर ठीक है, कहानी यहाँ तक समझ में आ गई, आगे बढ़ाइए कहानी को, रिपीट मत कीजिए। तो आगे बढ़ाते हैं कहानी को। तो हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अपने पास एक वायर है, एक वायर है, वायर में कुछ करंट फ्लो हो रहा है, वायर में कुछ करंट फ्लो हो रहा है। तो आर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बी बराबर, आप बोलोगे सर बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, है ना। एक वायर है, वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो वायर की एक्सिस से आर डिस्टेंस पर जाने पर हमको क्या मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, इतना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। मतलब कि पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा अपने को इतना मिलेगा। और ये कहां से आता है, एम्पियर सर्किट लॉ से आता है ना, फ्रॉम एम्पियर सर्किट लॉ, सर्किट लॉ क्या होता है एम्पियर सर्किट लॉ, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल जो होता है वो क्या होता है, बी वेक्टर डॉट डी डीएल वेक्टर क्या होता है, म्यू नॉट आई। और यहीं से ये वाला फॉर्मूला आता है, यहां पर डीएल की जगह क्या रखेंगे, इस सर्कल का, सर्कल इमेजिन किया ना, तो सर्कल का क्या हो जाएगा पेरीमीटर, तो डीएल की जगह रखेंगे 2 पाई आर, तो 2 पाई आर नीचे चला जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आता कहां है, एम्पियर सर्किट लॉ से आता है ना, ये तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो एम्पियर सर्किट लॉ से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा पी पॉइंट पर कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर पी पॉइंट पर, ठीक है। तो 8 पॉइंट पी पर एम्पियर सर्किट लॉ लगा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, चलो एम्पियर सर्किट लॉ को ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बी डॉट डीएल साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या आ जाएगा अपने पास, म्यू नॉट आई, है ना, 8 पॉइंट पी, ठीक है। कुछ नया नहीं किया मैंने, सब पुराना ही चल रहा है। अब पॉइंट एम की बात कर लेते हैं, 8 पॉइंट एम। अब दूसरा पॉइंट लगाते हैं एम के लिए, है ना, 8 पॉइंट एम, ठीक है। एम की बात कर लेते हैं, एम पर यदि आप एम्पियर सर्किट लॉ लगाओगे तो बी, इसको बी पी बोल देते हैं क्योंकि पी पॉइंट का निकालना है, तो इसको बी एम बोल देते हैं, बी एम वैक्टर डॉट डीएल वैक्टर क्या आ जाएगा बताओ, म्यू नॉट, और एम पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0, तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। एम पॉइंट में देखेंगे आप, एम पॉइंट हमने जहां कंसिडर किया है वहां पर कोई वायर दिख रहा है आपको, कैपेसिटर के अंदर कोई वायर होता है, नहीं होता वायर, तो वायर नहीं है तो करंट तो फ्लो हो ही नहीं रहा अंदर, कैपेसिटर के अंदर नहीं हो रहा अपना करंट फ्लो, केवल बाहर फ्लो हो रहा है ना। तो यहां पर आप बोलोगे सर करंट तो है नहीं, करंट आई की वैल्यू 0 आ गई, तो एम्पियर लॉ, एम्पियर भाई साहब ने भी क्या बोला, करंट तो है ही नहीं कैपेसिटर के अंदर, करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो बी पॉइंट पर जो एम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ये क्या बोला, कौन बोला, एम्पियर भाई साहब बोले, है ना। कौन बोले ये, अकॉर्डिंग टू, यार मेरी राइटिंग बड़ी गंदी हो गई, अकॉर्डिंग टू एम्पियर, है ना। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं कौन होता हूं बोलने वाला, ये एम्पियर ने बोला, आप भी जानते हैं, ये देखो करंट नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ठीक है। लेकिन अभी यहां पर एक और भाई साहब उछल के आए, एक और साइंटिस्ट उछल के आए। अब यहां पर एक नया एक्टर आया, नया हीरो आया मूवी में, कहानी में नया हीरो आया, मैक्सवेल, ठीक है। बट मैक्सवेल डिड एन एक्सपेरिमेंट मैक्सवेल सर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट प्लेस किया जो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करता है, एक कंपास रख दिया यहां पर, एम पॉइंट पर कंपास रखा, बी पॉइंट पर भी कंपास रखा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करता है ना, कंपास कोई भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, वो फर्क नहीं पड़ता है। तो उन्होंने क्या देखा मैक्सवेल ने, कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी आ रहा है, समझे बात। उन्होंने देखा एम पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। अब ये तो बात यहां पर फंस गई, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट से क्या फाउंड किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट से फाउंड किया कि मैग्नेटिक फील्ड एट पी जो है वो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड एट एम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड एट पी के बराबर है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये चीज वहां पर की, और एक्सपेरिमेंट गलत होते नहीं, आप इंस्ट्रूमेंट को रख रहे हो वहां पर कुछ रीडिंग मिल रही, मतलब वहां कुछ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा तभी तो रीडिंग दे रहा है इंस्ट्रूमेंट। तो अब कहानी अटक गई, क्या अटक गई कहानी,
एम्पियर बोल रहे हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। मैक्सवेल क्या बोल रहे हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है ना। एम्पियर बोल रहे हैं नहीं है, ये बोल रहे हैं है। कहानी अटक गई। अब क्या किया जाए? तो अब बात किसकी हम सही मानेंगे बताओ? एक्सपेरिमेंट जो बोल रहा है, जो रीडिंग बोल रहे हैं इंस्ट्रूमेंट की, उसको करेक्ट मानेंगे। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि एम्पियर सर आप गलत नहीं हो, आपने जो फॉर्मूला दिया ना, ये वाला फॉर्मूला एम्पियर सर ने दिया था। उन्होंने बोला कि सर एम्पियर सर आप गलत नहीं हो, बस थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन की जरूरत है, मतलब कि उनकी इज्जत रख ली, है ना। उनको गलत नहीं कहा, उनको कहा कि सर थोड़ा सा आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा। तो क्या किया उन्होंने बताओ, क्या किया होगा? मैक्सवेल ने थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया सॉफ्टवेयर। अच्छा, मतलब सॉफ्टवेयर माने ये फॉर्मूला। पहले समझ लेते हैं ये आ क्यों रहा है, मैम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ क्यों रहा है, जब करंट तो फ्लो ही नहीं रहा, करंट तो फ्लो हो ही नहीं रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ गया, है ना। दिमाग में आ रहा है ना। तो यहां पर समझते हैं हम, एक और कैपेसिटर ड्रॉ कर रहे हैं, एक बड़ा सा। यहां पर मैंने अगेन एक कैपेसिटर ड्रॉ किया, एक बड़ा सा। तो बाहर तो जो करंट फ्लो रहा है आई, बाहर जो करंट फ्लो रहा है आई को हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन करंट। अब बोलोगे सर कंडक्शन करंट क्या है? तो देखो, कंडक्शन करंट नॉर्मल करंट है, जो हम नॉर्मली करंट बोलते हैं ना, करंट फ्लो हो रहा है वायर में, वो कंडक्शन करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो नॉर्मली जो करंट फ्लो होता है सर्किट में थ्रू द वायर, वायर से जो भी करंट फ्लो होता है उसको हम कंडक्शन करंट बोलते हैं। आप लिख भी सकते हैं करंट थ्रू वायर, करंट इन वायर। वायर में जो करंट फ्लो होता है उसको कंडक्शन करंट बोलते हैं। नॉर्मली जो करंट हम बोलते हैं वो कंडक्शन करंट ही होता है। अब यहां तो बाहर तो कंडक्शन करंट फ्लो हो रहा है। हमने क्या बताया था, टी बराबर 0 पर हमने स्विच क्लोज किया। टी बराबर 0 पर बताओ कैपेसिटर पर कोई चार्ज है क्या? नहीं है। तो जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पॉजिटिव यहां है तो एक नेगेटिव यहां आ जाएगा ना, यहां पर इंड्यूस होगा चार्ज। कुछ टाइम बाद एक और पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहां पर एक और नेगेटिव आ गया, फिर एक और पॉजिटिव आया, फिर एक और नेगेटिव आया, फिर एक और पॉजिटिव आया, फिर एक और नेगेटिव। मतलब कि यहां पर जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है यहां पर भी चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज। समझे बात? क्योंकि ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। अब यहां पर समझना बात कि सर यहां पर कुछ ना कुछ चार्ज का इंटरेक्शन तो चल रहा है, मतलब कि यहां से ऐसा बोल सकते हैं ना, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां जा रहे हैं। एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग यही बोलती है ना, यहां पर पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ रहा है यहां पर भी नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो यहां पर क्या होगा, चार्ज चेंज हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, चार्ज वेरी कर रहा है। अब चार्ज वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा। चार्ज वेरी कर रहा है यहां पर, तो अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा। पहले कम होगा फिर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रहा है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर बेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैं हवाबाजी में नहीं बोल रहा हूं, ये बात आपको पता है, बस मन के किसी कोने में दबी पड़ी ये बात। समझ रहे हैं? एक अपने पास चार्ज है, चार्ज रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, रेस्ट पर है। चार्ज को मोशन कराने लगे, चार्ज को मोशन कराने लगे, क्या होगा, चार्ज जब मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना। और चार्ज जब मूव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मूव होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलता है। जब चार्ज अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, है ना। किसी भी तरह से कहानी को समझो, कहानी वही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरी होने से क्या हो रहा है, अ करंट is flowing, a current is flowing inside the capacitor due to this varying electric field
ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है मतलब करंट फ्लो हो रहा होगा, करंट फ्लो हो रहा है मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। मतलब कहानी को किसी भी तरह से पकड़ लो, बात एक ही है ना। चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है मतलब कि चार्ज फ्लो हो रहा होगा, तो वो चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट चार्ज, है ना। लिखेंगे द चार्ज फ्लोइंग, द चार्ज फ्लोइंग इनसाइड कैपेसिटर इज डिस्प्लेसमेंट चार्ज। ठीक है, और इस डिस्प्लेसमेंट चार्ज के फ्लो के होने के कारण जो करंट फ्लो होगा, है ना, द करंट फ्लोइंग इनसाइड द कैपेसिटर, जो कैपेसिटर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, इज डिस्प्लेसमेंट करंट। समझे बात को? ठीक है, चार्ज का इंटरेक्शन हो रहा है ना कुछ, चार्ज का इंटरेक्शन हो रहा है मतलब कि करंट फ्लो हो रहा होगा, करंट फ्लो हो रहा है, जो अंदर कैपेसिटर के करंट फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो, करंट डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। एक्चुअल में यहां पर फिजिकली कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने के कारण यहाँ पर क्या होगा, एक करंट फ्लो हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। तो कहानी समझ में आई ना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट अंदर फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या किया मैक्सवेल ने, मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ को मैक्सवेल सर ने क्या किया, मॉडिफाई किया। एम्पियर लॉ क्या था, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या होता है, म्यू नॉट आई होता है। तो एम्पियर ने क्या किया, आईसी किसको बोला, कंडक्शन करंट को बोला, इसके साथ एक और करंट ऐड कर दिया आईडी। तो ये मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर लॉ हो गया। ठीक है, एम्पियर लॉ या फिर यहां पर इक्वेशन बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, समझे बात को। तो यहां पर जो इक्वेशन दी थी एम्पियर ने वो कितनी थी, केवल म्यू नॉट आई थी। तो म्यू नॉट आई यहां पर क्या था, जब एम्पियर ने जो इक्वेशन दी वो आई कौन सा था, कंडक्शन करंट था, नॉर्मली जो फ्लो हो रहा था वायर में। लेकिन मैक्सवेल ने उस कंडक्शन के करंट के साथ डिस्प्लेसमेंट करंट भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो कैपेसिटर के अंदर, अच्छा चलो पहले इसी को लिख लेते हैं, ये क्या हो गई, ये मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये मैक्सवेल, इसको हम ऐसा ही बोलते हैं, मैक्सवेल एम्पियर्स इक्वेशन। मैक्सवेल की 4 इक्वेशन थी, तो 4 में से चौथे नंबर की इक्वेशन यही है, बाकी 3 आपने पढ़ी हुई है, मैं बताऊंगा अभी। तो यहां पर क्या क्या हुआ, आईसी के बारे में हम जानते हैं, आईसी क्या है, नॉर्मली कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट, ये तो आपको पता है। ठीक है, आईडी क्या यहां पर है, आईडी जो यहां पर है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ओके क्लियर है। अच्छा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको लिखनी है, आईसी जो होता है वो 0 होता है इनसाइड कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर, देखो कैपेसिटर के अंदर कोई वायर नहीं है, और जब तक वायर नहीं तब तक कंडक्शन करंट फ्लो नहीं हो सकता है। तो अंदर जो होगा कैपेसिटर के, वो कंडक्शन करंट 0 होगा। और यहां पर एक चीज और लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, क्या हो गया, मिट क्यों नहीं रहा, आईडी, आईडी 0 कब होगा बताइए, आउटसाइड द कैपेसिटर, कैपेसिटर के बाहर यदि हम चलें तो कैपेसिटर के बाहर वायर मिलेंगे, वायर में डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो नहीं होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, है ना। ठीक है, तो बाहर केवल मिलेगा अपने को कंडक्शन करंट, और अंदर क्या मिलेगा, केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ये मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, ये
डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट की हमने यहाँ पर डेफिनेशन सीखी। अब यहाँ पर फॉर्मूला सीख लेते हैं। फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट क्या आएगा? फॉर्मूला बताओ कैसे निकाल सकते हैं। हमने क्या देखा था, कैपेसिटर के अंदर क्या था? एक इलेक्ट्रिक फील्ड था वेरिएबल, इलेक्ट्रिक फील्ड था ना कैपेसिटर के अंदर वेरिएबल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है यदि अंदर कैपेसिटर के, तो अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा। अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिख सकते हैं? फाई ई बराबर क्यू इनसाइड अपन एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ से। फ्लक्स है तो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स होगा। कितना होगा फ्लक्स? गॉस लॉ से क्यू इनसाइड अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी यदि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है तो फ्लक्स भी वेरी कर रहा होगा ना वेरी। तो उसको हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो डी फाई ई बाई डी टी क्या हो जाएगा? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट बाहर निकालने यहां से, है ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अंदर क्या बचेगा? डी बाई डी टी ऑफ क्यू इनसाइड। अब ये टर्म यहां पर देखिए, ये क्या है? अंदर जो चार्ज है कैपेसिटर के, वो कौन सा चार्ज है? डिस्प्लेसमेंट चार्ज। तो रेट डी क्यू बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट करंट होगा ना, बताओ। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होती है? करंट होती है। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ डिस्प्लेसमेंट चार्ज क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट करंट होगी। सीधी सीधी बात है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को हम आगे चल के? इस इक्वेशन लिख सकते हैं डी फाई ई बाई डी टी। डी फाई ई बाई डी टी क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब कि आई डी बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट नीचे है, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट करंट का। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, डी फाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यहाँ पर अंदर आपको देखना है कि फ्लक्स किस रेट से बदल रहा है, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से, तो अंदर क्या मिल जाएगा आपको? डिस्प्लेसमेंट करंट मिल जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? मैक्सवेल की इक्वेशन लिख सकते हैं फिर से। मैक्सवेल की इक्वेशन को लिख सकते हैं जो हमने यहाँ पर लिखी थी, बी डॉट डी एल। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल वैक्टर क्या आ जाएगा? बताओ। म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी कितना आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये क्या है? मैक्सवेल की मॉडिफाइड एम्पियर इक्वेशन। मैक्सवेल की मॉडिफाइड एम्पियर इक्वेशन। अब म्यू नॉट का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है आप कितना इसको मॉडिफाई करते हैं। तो यही मेन इक्वेशन है जो मैक्सवेल ने दी थी, मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन। इसको हम बोलेंगे क्या? मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन या फिर मैक्सवेल मॉडिफाइड इक्वेशन। आपको केवल 2 इक्वेशन याद होनी चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला और ये वाली इक्वेशन। इसके बाद जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, मैक्सवेल की 4 इक्वेशन। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन यहाँ पर लिखी थी, मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थी यही वाली इक्वेशन जो हमने पढ़ी, उसको 4th नंबर की इक्वेशन बोला जाता है। या नंबर से मतलब नहीं रहता, 4 इक्वेशन रहती है तो 4 इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। बस ध्यान देना है डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है और जो इक्वेशन होती है मॉडिफाइड, वो बस। बाकी सारी चीजें जो है वो पुराने चैप्टर्स में आपने पढ़ी हुई है। तो पहली इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए। देखो 2 इक्वेशन, 4 इक्वेशन होती है टोटल। 4 में से 2 इक्वेशन होती है फ्लक्स के लिए और 2 होती है फील्ड के लिए। 2 फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, और 2 फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो पहला लिखेंगे कौन सी? पहली कौन सी पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो इक्वेशन पढ़ते हैं वो गॉस लॉ से आती है। गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी लिख देते हैं, है ना।
गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या लिखते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पहली मैक्सवेल इक्वेशन होगी, आपने पहले पढ़ी हुई है ये इक्वेशन बहुत अच्छे से, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए यूज होती है ना, गॉस लॉ ने जिसको दी उसको फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन बोलते हैं। सेकंड किसके लिए आती है, गॉस लॉ आता है किसके लिए, मैग्नेटिज्म के लिए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आ गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो लिखेंगे गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में क्या लिखते हैं हम, अच्छा एक काम करें इनको सामने लिखें तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि स्पेस बच जाएगा ना। गॉस अगले पेज पर खाली है क्या, चलो खाली है, अगले पेज पर लिख दें, यहाँ पर ही लिख देते हैं। तो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, अच्छा यहाँ पर एक चीज यार अपने यहाँ ई डॉट डी आएगा ना, बी क्यों लिख रहे हैं, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरे में आ जाएगा बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये क्या होता है, जीरो होता है। गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में आपने पढ़ा हुआ है, ये तो पढ़ी हुई चीजें रिवाइज करवा रहा हूं मैं, कुछ है ही नहीं इसमें। तीसरा जो आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आता है, तीसरा जो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आता है, कौन सा आता है, फैराडे लॉ आता है ना, फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या बोलते हैं, ये आता है किसके लिए, फील्ड के लिए, ई डॉट डी एल बराबर ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर क्या आता है, माइनस डी फाई ई बाई डी टी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से निकालते हैं। तो ये फैराडे लॉ आ गया, ये दो किसके लिए आ गए, फ्लक्स के लिए, ये फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब मैग्नेटिक फील्ड के निकाल लो, चौथी मैक्सवेल एम्पियर लॉ, है ना, जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है। क्या पढ़ा है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या होता है, म्यू नॉट कंडक्शन करंट प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। ये हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पर, मैक्सवेल एम्पियर लॉ। तो ये मैक्सवेल की चार इक्वेशंस हैं, ये तीनों तो आपको याद होंगी, चौथी जरूर याद कर लेना। और चौथी में बस कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड हो गया, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक, इतना इतना आसान था, बताओ इतना आसान था, कठिन क्या था इसमें, कुछ लगा क्या कठिन, बताओ, मुझे तो नहीं लगता कुछ कठिन होगा। 2021 से क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी 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 आया लेटेस्ट ताजा ताजा। क्या है सवाल, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स ऑफ वोल्टेज वी। एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस जिसका है सी, वो किसी बैटरी से कनेक्टेड है, वोल्टेज कितना है बैटरी का, वी है, वोल्टेज कितना है बैटरी का, वी है। और क्या लिखा है, अच्छा वोल्टेज जो है वो इस तरह से दिया जाता है, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, चलो लिख लिया, है ना। आगे लिखा है कि द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वुड देन इज गिवन बाय। डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा गया सीधा सीधा, डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा, वुड बी गिवन बाय कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई डी बराबर म्यू नॉट डी फाई ई बाय डी टी, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है। एक और होता है फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट करंट का, क्या होता है, आई डी बराबर डी बाई डी टी ऑफ क्यू इनसाइड, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज जो कैपेसिटर के अंदर फ्लो हो रहा है। ये दो मेन फॉर्मूले होते हैं डिस्प्लेसमेंट करने के। आपको देखना है कि डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला यहां पर फिट हो रहा है, डेटा के अकॉर्डिंग यहां पर कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है, तो बता सकते हो कौन सा फॉर्मूला फिट होगा। हमको यहाँ पर फ्लक्स वगैरह के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो फ्लक्स को तो हटा ही देते हैं। हमको दिया है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना, सी, तो इससे कुछ जुगाड़ लग सकता है क्या, हमको केवल चार्ज चाहिए, अंदर चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू बराबर सी भी होता है ना, क्यू बराबर सी भी, तो क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, सी, वी की जगह रखेंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये तो चार्ज है अंदर कैपेसिटर के, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इतना है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, सी,
तो Q बराबर सी भी लगा दिया। अब डिस्प्लेसमेंट के अंदर आ जाएगा I बराबर आई डी बराबर डी क्यू बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ सी वी नॉट, एक मिनट, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसको डिफरेंशिएट कर दो एक बार विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, देखो सी वी नॉट तो कांस्टेंट है, तो सी वी नॉट तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, साइन ओमेगा टी का, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा कितना, ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी को हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, कितना हो जाएगा, सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इतना यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, सी वी नॉट ओमेगा, सी वी नॉट ओमेगा, इसमें तो साइन आ रहा है गलत है, वी नॉट ओमेगा सी है ना, वी नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, आंसर आ जाएगा सेकंड, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा अपना करेक्ट। बताओ इसमें क्या कठिनाई आई, 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप डिस्प्लेसमेंट करने के दोनों फॉर्मूले याद रखेंगे, हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है उस वाले से क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन आपसे बनता है तो आसान होगा। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां से जनरेट होती है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है ना। जैसे कि एक चार्ज रेस्ट पर, अपने पास एक चार्ज है जो रेस्ट पर है, तो उसका क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब चार्ज जब मोशन में आ जाता है, चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है, सपोज यूनिफॉर्म वेलोसिटी चार्ज चल रहा है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलेगा, और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी चार्ज चलता है तो वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब उसी चार्ज को यदि हम एक्सेलरेट कराएं, उसकी वेलोसिटी बेरी कराएं, मान लो चार्ज को हम ऑसिलेट करा रहे हैं, ऑसिलेट करा रहे हैं मतलब एक्सेलरेट करा रहे हैं, ऑसिलेशन यदि होता है पार्टिकल का तो वो एक्सेलरेशन ही कर रहा होता है ना, ऑसिलेशन में आपने पढ़ा है। तो चार्ज पार्टिकल यदि ऑसिलेट कर रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड यदि चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से तो वो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है तो वो एक ऑसिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मतलब ये बात हमको यहाँ से समझ में आई कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ऑसिलेट करेगा तो वो एक ऑसिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इसी के साथ फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन में आप क्या पढ़ते हैं, यदि अपने पास टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है या ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब कि यहाँ से क्या होता है, एक चेन बन जाती है। यदि हमने कुछ इस तरह से किया, चार्ज को ऑसिलेट कराया, तो क्या होगा, वह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते चलेंगे और एक चेन रिएक्शन टाइप की बन जाएगी, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ठीक है, सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं मैं, है ना, उन्हीं को जोड़ तोड़ के बता रहा हूँ बातों को। तो क्या होती है, इसमें 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने। पहला क्या है, चलो पहले कहानी समझते हैं। कहानी क्या बोलती है कि यदि अपने पास एक चार्ज पार्टिकल है जो रेस्ट पर रखा है, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कोई बात नहीं इसमें तो। अगला क्या है, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये बात भी आपको पता है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ी है, तो वो चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यहां से स्टार्ट होता है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, रेस्ट पर था, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी चला दिया, अब फिर हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट करा रहे हैं, चार्ज या फिर एक्सेलरेटिंग या ऑसिलेटिंग, चार्ज प्रोड्यूसेस ईएम वेव।
यदि चार्ज को हम एक्सेलरेट कराते हैं या ऑसिलेट कराते हैं तो वो ईएम वेव प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है? चार्ज ऑसिलेट हो रहा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। दोनों एक दूसरे को जनरेट करते हुए आगे बढ़ते हैं, और जो आगे बढ़ता है तो यहाँ पर ईएम वेव प्रोड्यूस होती है ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी होगी, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होगी। ये दोनों एनर्जी का जो तालमेल है वो ऑसिलेट करता हुआ आगे बढ़ता है, ठीक है। तो जो चीज आगे बढ़ रही है, जो प्रोपगेट हो रही है, जो वेव प्रोपगेट हो रही है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मिला जुला तालमेल है क्या? ईएम वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बना, ऐसे ही ईएम वेव बनती गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट करते हैं और ईएम वेव बनाते हैं। और ऑसिलेट कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड? चार्ज पार्टिकल जब ऑसिलेट करेगा। देखो ऑसिलेटिंग का सीधा सीधा मतलब है एसिलेट, एसिलेट कर रहा है मतलब कि ऑसिलेट कर रहा होगा, या फिर ऐसा कहें ऑसिलेट कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिक एसिलेट हो रहा होगा, है ना। ऑसिलेशन आपने पढ़ी है ना चीजें। ऑसिलेशन में पार्टिकल हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेट कर रहा होता है, उधर जाता है फिर उधर आता है, फिर उधर जाता है फिर उधर आता है, ठीक है। यही सारी चीजें होती हैं किसमें? ईएम वेव में। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ईएम वेव जो है एक तरह की ट्रांसवर्स वेव है। ये क्या है? एक तरह की ट्रांसवर्स वेव है। ईएम वेव इज ट्रांसवर्स वेव। और अच्छे से समझेंगे इसको हम। ये एक तरह क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट होते हैं। सपोज ये पेन की डायरेक्शन वेव चल रही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर ऑसिलेट करेगा। दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। और उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या क्या प्रोपोगेट करती है? वेव प्रोपोगेट करती है। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। और ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे किसके? वेलोसिटी वेक्टर, मतलब कि जो जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसके, ठीक है। क्योंकि जो वेव है वो एक ट्रांसवर्स नेचर की वेव है ईएम वेव, और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि पार्टिकल जो होते हैं वेव के वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। अब यहाँ पर पार्टिकल तो है नहीं, यहाँ पर क्या है? एनर्जीज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। तो उसी के फॉर्म उन्हीं को मिलाकर क्या बनती है? ईएम वेव बनती है। इतना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है तो इनकी इक्वेशन क्या लिखेंगे? क्योंकि हम जब वेव पढ़ते हैं, चैप्टर वेव्स पढ़ते हैं, तो उसमें वेव्स की इक्वेशन होती है, ट्रांसवर्स वेव की एक इक्वेशन होती है, तो उसमें हमको यहाँ पर इक्वेशन भी आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? मान लेते हैं जो ईएम वेव है वो जेड डायरेक्शन चल रही है। कंसीडर ईएम वेव इज मूविंग इन जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। अब ईएम वेव यदि जेड डायरेक्शन चल रही है तो इसके मीडियम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो कहाँ चलेगा? एक्स और वाई में चलेंगे। ये जेड में चल रही तो वो एक्स और वाई में चलेंगे, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो जेड के परपेंडिकुलर क्या है? एक्स और वाई। तो यहां पर हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ फील्ड, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ऐसे क्या लिख सकते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या लिखेंगे? ई एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा एक्स में तो क्या लिखेंगे? ई नॉट साइन ए एक्स माइनस सॉरी ए जेड माइनस ओमेगा डी। कई बच्चों के सर के ऊपर से जा रही होगी ये चीज, क्योंकि उन्होंने वेव्स और ऑसिलेशन अच्छे से नहीं पढ़ा है। अभी मैं वेव ऑसिलेशन पढ़ाते नहीं बैठ सकता ना जहाँ यहाँ पे। तो ये क्या होती है? ये एक जनरल इक्वेशन होती है वेव की, सॉरी ऑसिलेशन की जनरल इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर ई एक्स क्या है? यहाँ पर ई एक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स डायरेक्शन चल रहा है। यदि हमने माना है कि ईएम वेव जेड डायरेक्शन चल रही है तो बाय डिफॉल्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स में चल रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड है वाई में चल रहा होगा, तभी उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट हो रही है। तो ये क्या है? ऑसिलेशन की इक्वेशन है। ई नॉट यहाँ पर क्या है? पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से मूव करता है, इस तरह से, है ना।
तो ये सपोज एक्स एक्सिस में चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वाई एक्सिस में क्या चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड चलेगा। तो यहाँ पर ये पीक वैल्यू हो गई, जिसको ई नॉट बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे ही अपना ये चलता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड चलता है और दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या चलती है, वेव चलती है। ये बेसिक चीजें हैं। ई नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या है, प्रोपगेशन कांस्टेंट। जेड यहाँ पर डायरेक्शन होती है किसकी, वेव की। वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेड यहाँ पर है, मतलब कि जेड जो वेव है वो पॉजिटिव जेड में चल रही है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी वह टाइम है जिस टाइम पर हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये वैल्यू जो है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन आ जाएगी, बी चलेगा वाई में, तो क्या आ जाएगी, बी नॉट साइन ए जेड माइनस ओमेगा टी। ये जो चीज है ना, इसको क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। इसको बोलते हैं फेज। ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो फेज होती है वो सेम होती है, इसको हम पूरा का पूरा फेज बोलते हैं। इसके बारे में और जो टर्म है उनको डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीजें, ताकि आप कंफ्यूज ना रहो। ई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ऐसे ही बी नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जिसने वेव्स अच्छे से नहीं पढ़ा, ऑसिलेशन अच्छे से नहीं पढ़ा है, वो इसी चीज को, इतना ही जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना कोई आप कंसिडर कर लीजिए, आपसे बन जाएंगे क्वेश्चंस ईएम वेव के। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना अभी, उतना ही आप ध्यान रखिए, तो आपसे बन जाएंगे। ये तो ई नॉट बी नॉट आ गई। ए क्या है, प्रोपगेशन कांस्टेंट। ए की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा। लैम्डा यहाँ पर क्या होती है, वेवलेंथ होती है, समझना। यहाँ पर वेव अपनी चल रही कुछ इस तरह से, तो दो क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का ई नॉट है, मैग्नेटिक फील्ड का बी नॉट है। टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल को कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम। एक साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर एंड होगी, फिर वहीं से स्टार्ट होगी, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। मतलब कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो लगने वाला टाइम है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ये बेसिक चीज सिखा रहा हूं मैं। और क्या था अपने पास, जेड क्या था, जेड तो हमारे पास क्या थी, डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है। ये दोनों वेव को बना रहे हैं, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है वो जेड है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लिखते हैं 2 पाई अपॉन टी से। ठीक है, टी क्या है, टाइम पीरियड है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 2 पाई एफ से। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम 1/t भी लिखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये तो आपको पता होगा ना। टाइम पीरियड क्या है, टी है एक साइकिल को कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम, और फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट हुए। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रहते हैं। ये बेसिक चीजें जो आपने ऑसिलेशन में पढ़ी होंगी, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। ओके, तो ईएम वेव में इतना ही है यार, इतना ही है कि आपको सिर्फ देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उनके परपेंडिकुलर होगी क्या, ईएम वेव। सपोज एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर चल रहा है ना। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है वाई में, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में चल रहा है, तो वेव किधर जाएगी, जेड में, इधर जाएगी। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ओके, तो ये यहां पर है अपने पास क्या, वेव। अब यहां पर ये इक्वेशन आपको है जो बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये याद रखना है कि दोनों सेम फेज में होते हैं, मतलब कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में एक इमेज डाली थी, आपको यदि याद हो, क्या हो रहा है ये, यहाँ पर देखो, मैंने एक इमेज डाली थी, इसमें ब्लू कलर से जो दिख रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और मैग्नेट जो रेड कलर से, पिंक कलर से दिख रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेव चल रही है। देखो ये वेव जा रही है इधर, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा। मतलब कि दोनों सेम फेज में रहते हैं। ठीक है, दोनों जो है सेम फेज में रहते हैं। ये यहां पर फंडा है।
ओके, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो बेसिक दो इक्वेशंस नहीं, आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। अब हम यहाँ पर कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। मैंने यहाँ पर बोल दिया आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई में है, तो वेव कहाँ होगी? जेड में होगी। अब प्लस जेड में होगी या माइनस जेड में होगी, ये कैसे पता चलेगा? जेड में तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो है, लेकिन परपेंडिकुलर प्लस में होगी या माइनस में होगी, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर डायरेक्शन ओनली, है ना। केवल ईएम वेव की डायरेक्शन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है, केवल केवल और केवल डायरेक्शन, है ना। बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये फंसा देता है। डायरेक्शन निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। ये केवल और केवल डायरेक्शन निकालने के लिए यूज करेंगे आप, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और यदि आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, फॉर मैग्नीट्यूड ओनली। मतलब कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा सेम वेव के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर B इंटू सी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं ईएम वेव में इंपॉर्टेंट है। इसमें केवल और केवल आप डायरेक्शन निकालेंगे और इसमें आप केवल और केवल मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दोनों को मिक्स कभी नहीं करेंगे। इसमें आप ये मत लगा देना ई बी साइन थीटा बराबर सी, गलत हो जाएगा, ये लगा ही मत देना, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर वेक्टर वाला रिजल्ट मत कर देना, क्रॉस प्रोडक्ट वाला, ऐसे नहीं होगा। आपको सिर्फ डायरेक्शन यूज करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की सपोज वैल्यू दी है 20 आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है 30 जे कैप, तो आप केवल आई कैप और जे कैप यहां पर कंसिडर करेंगे, तो आप आई क्रॉस जे करेंगे तो आंसर आ जाएगा के, है ना। 20-30 से आपको कोई मतलब नहीं, 20-30 की वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे। सपोज यहां पर ई दिया है, बी निकालना है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हैं। यहां पर सी क्या है बताओ? सी क्या है? सी कहीं देखा है? सी यहां पर क्या है? सी रिप्रेजेंट कर रहा है वेव को, तो यहां पर रिप्रेजेंट करता है किसको? वेव को। तो यहां पर लिख लेते हैं ई जो है, अच्छा इसको कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं, ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी। यहां पर ये वैल्यू मतलब ई और बी का मतलब है ई नॉट बी नॉट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू या फिर उनके मैग्नीट्यूड्स। तो ई और ई नॉट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी नॉट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको चीज क्लियर हो जाएंगी। सी यहां पर क्या है? स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ ईएम वेव। देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा है? लाइट की स्पीड है, ईएम वेव की स्पीड है, क्योंकि लाइट जो है ना, सनलाइट, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। सनलाइट बोलो, किसी तरह की लाइट बोलो, वो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। ठीक है, सनलाइट जो आती है ना सन से अर्थ तक, वो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो स्पीड ऑफ लाइट लिखा है मतलब वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है ना। जिसकी वैल्यू क्या होती है? सी बराबर कांस्टेंट होती है वैक्यूम में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये वैक्यूम में कांस्टेंट होती है। जनरली इसी के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए। हालांकि याद करने की जरूरत ही नहीं, ये तो हमको रटा रटा है, बचपन से हमको पता है ये चीजें, तो याद करने की क्या जरूरत है। तो बस ईएम वेव में बस इतना ही है, आपको ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला याद है, सारे क्वेश्चन ईएम वेव के सॉल्व हो जाएंगे। कठिन क्वेश्चन आते नहीं है और सरल क्वेश्चन होते नहीं, बस आप पर डिपेंड करता है, आप अच्छे से जानते हैं कॉन्सेप्ट को तो आपसे बन जाएगा। ठीक है ना, इतना ही था ईएम वेव में। अब क्या करें, कुछ यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलो यहाँ पर कोई कौन, अच्छा यहाँ पर एक स्पीड और रहेगी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा स्पीड, आप बोलोगे सर अभी तो बताया आपने स्पीड क्या होती है? सी बराबर
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। सर आपने तो अभी बताई है, तो फिर से क्यों बता रहे हैं? फिर से इसलिए बता रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला है मैंने यहाँ पर लिखा है वो लिखा है वैक्यूम के लिए, ये केवल वैक्यूम में होता है। तो मान लो यदि जो अपनी एम वेव है वो वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में एंटर करती है, तो आप स्पीड ऑफ लाइट का क्या करोगे? तो देखो सी का जो फॉर्मूला होता है जनरली 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसी की वैल्यू को हम कहते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये कांस्टेंट होता है। म्यू नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या फिर हम इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट का यूज करते हैं आप मैग्नेटिक फील्ड में, और एप्सिलॉन नॉट का यूज करते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड में, आपने पढ़ा हुआ अच्छे से। तो ये यहाँ पर कांस्टेंट होती है इनकी वैल्यू। अच्छा, यदि किसी मीडियम में, ये वैक्यूम के लिए और वैक्यूम, यदि किसी मीडियम की बात की जाए, किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v है, तो उसको लिखेंगे 1/रूट म्यू एप्सिलॉन, ठीक है, फॉर वैक्यूम, सॉरी फॉर मीडियम, फॉर मीडियम, यदि हम मीडियम की बात कर रहे हैं। ऐसा मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर? देखो म्यू नॉट की जगह म्यू क्यों कर दिया? क्योंकि म्यू जो है वो परमेबिलिटी ऑफ मीडियम है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जब नॉट लग जाता है, नीचे जीरो लग जाती है, तो वो स्पेस की बात चल रही होती है। अब जब यहाँ पर कुछ नहीं लगा, मतलब ये किसी पर्टिकुलर मीडियम की बात चली, तो किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए हम इन दोनों की वैल्यू पता हो तो हम स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हैं या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकाल सकते हैं। अब इन दोनों म्यू और म्यू नॉट में आपको एक रिलेशन शायद पता होगा। देखो रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ, सॉरी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है? परमेबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ऐसे ही रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बहुत कठिन लग रहा होगा कई बच्चों को ये चीजें, बस फॉर्मूले हैं। रिलेटिव चीज निकालनी है अपने, कोई रिलेटिव चीज निकालनी। रिलेटिव कैसे निकालते हैं? मीडियम की वही चीज डिवाइड बाय वैक्यूम की वही चीज। तो रिलेटिव बराबर मीडियम की परमिटिविटी डिवाइड बाय वैक्यूम या एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो यहां से म्यू को लिख सकते हैं म्यू आर म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला जो फॉर्मूला अपना बनेगा, है ना, इसको हटा रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला कैसे आ जाएगा? v बराबर 1 डिवाइड बाय म्यू की जगह रख सकते हैं, म्यू की जगह रख सकते हैं म्यू आर म्यू नॉट, ऐसे एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/म्यू आर एप्सिलॉन आर इंटू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर, क्यों अलग किया? क्योंकि इसकी वैल्यू अपने को पता है। तो भी क्या आ जाएगा? 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, रूट का क्या आता है? c आता है, तो v को लिख देंगे c डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का फॉर्मूला है, और एक ये वाला भी फॉर्मूला है। जिस तरह का डेटा आपको दिया होगा उस तरह से आप काम चलाएंगे, है ना, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास क्या? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब एक फॉर्मूला क्वेश्चन देख लेते हैं 2022 का, लेटेस्ट अभी अभी क्वेश्चन आया, ताजा ताजा। यदि बन गया तो समझ लेना ईएम वेव मैंने अच्छी पढ़ाई, आपसे अच्छी समझ में आई है ना। तो देखो क्या है क्वेश्चन? व्हेन लाइट प्रोपगेट्स थ्रू अ मटेरियल मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ म्यू आर एंड सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है और रिलेटिव परमेबिलिटी है म्यू आर। किसी जो लाइट है वो किसी मीडियम से ट्रेवल कर रही है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमेबिलिटी दी गई। वेलोसिटी ऑफ लाइट v इसके बना, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में बताना है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट का भी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, v बराबर 1/रूट म्यू एप्सिलॉन, यदि डायरेक्ट परमेबिलिटी और परमिटिविटी दी है। एक और फॉर्मूला होता है c के टर्म्स में c/रूट म्यू आर एप्सिलॉन। ये दो फॉर्मूले होते हैं। अभी देखो फॉर्मूला मैच कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, देखो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, विद इन 2 सेकंड्स आपका आंसर आ जाएगा। 2 सेकंड में यदि फिजिक्स का क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, कितनी मजेदार बात है। केवल फॉर्मूला याद रखना था, इतना कठिन भी नहीं है फॉर्मूला कि बहुत ज्यादा मेहनत आपकी लग रही हो, है ना। कठिन नहीं है, आसान था कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फॉर्मूले ईएम वेव में 3 ही है,
तीन ही है, एक डायरेक्शन का है E क्रॉस B बराबर C, एक मैग्नीट्यूड का E बराबर BC और एक स्पीड ऑफ लाइट का है, आपको पता है वो। तीन फॉर्मूले में सारी चीजें यहाँ पर बन जाती हैं। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, तो प्रॉपर्टी है 3-4, आप याद रख सकते हैं इनको। पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, EM वेव जो है एक ट्रांसवर्स वेव है। EM वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स। ठीक है, प्रॉपर्टी से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। ट्रांसवर्स वेव है, क्यों है ट्रांसवर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेशन होता है दोनों का। अगला क्या होगा यहाँ पर, और चीज हमने क्या डिस्कस की थी, लाइट के बारे में, कि लाइट जो है, अब लाइट किसी भी तरह की हो सकती है, सनलाइट हो सकती है, विजिबल लाइट हो सकती है, इंफ्रारेड, बहुत तरह की लाइट होती है। तो सभी तरह की लाइट जो है वो एक तरह की क्या है, EM वेव है। लाइट इज EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट था इसका इन्वेंशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इन्वेंशन देखो कितना इंपॉर्टेंट था। भले है बहुत ही छोटी सी चीज, क्या हो गया इसको, है बहुत ही छोटी सी चीज EM वेव, मतलब कि इसकी डिस्कवरी देखेंगे आप, ऑसिलेट करा रहे हैं एक चार्ज पार्टिकल को, बस इतना ही है। आप PhD करना चाहेंगे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन उतना नहीं करना है। तो एक छोटे से इन्वेंशन ने दुनिया में कितना एडवांसमेंट ला दिया, आपको पता भी है। यदि EM वेव ना होती, EM वेव इज ऑल अबाउट वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन आज की दुनिया में जितना भी पॉसिबल है वो सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से है। आपका मोबाइल, वाईफाई, ब्लूटूथ, है ना, रेडियो, टेलीविजन, चंद्रमा पे जो सिग्नल भेजते हैं, हर एक चीज जो होती है वो वायरलेस सिग्नल से पॉसिबल है, और वायरलेस सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो कितना इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये पता चल गई होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट भी जो है एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और क्या लिख सकते हैं, EM wave can be polarized। अब इसका क्या मतलब है सर, EM wave can be polarized, इसको पोलराइज किया जा सकता है। इसका मतलब आप एक दो चैप्टर बाद समझेंगे, वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। अभी इतना याद रखिए कि पोलराइज हो सकती है। क्या होता है पोलराइजेशन में, किसी एक एक्सिस को ब्लॉक कर देते हैं, किसी भी एक एक्सिस को ब्लॉक कर देते हैं। सपोज यहाँ पर EM वेव एक्स एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई में मैग्नेटिक फील्ड है, किसी भी एक्सिस में कोई भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो हमने एक पोलराइजर लिया। पोलराइजर मतलब कि एक तरह का एक ब्लॉकेज होता है, तो किसी एक एक्सिस को ब्लॉक कर देता है। तो हमने पोलराइजर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो हमने पोलराइजर लिया, उसने वर्टिकल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक कर दिया, और ऐसे ऐसे जो चल रहे हैं उनको अपने से पास होने दिया। मतलब इस तरह से होता है। ये अपने पास एक पोलराइजर है, इसमें इतना छोटा सा, बहुत छोटा सा यहाँ पर होल बना हुआ है। तो इसमें जो ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चीजें मूव कर रही होती हैं वो तो इससे पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसे जो मूव कर रही है वो इससे पास नहीं हो जाएंगे, उनको ये ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो ये पोलराइजर कुछ इस तरह से काम करता है। इसको बहुत अच्छे से आप समझेंगे अगले वाले टॉपिक में, इतना ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, बस याद रखिए ये पोलराइज की जा सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। ठीक है, अगला क्या है, EM वेव कैरी लाइट, सॉरी, एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही होते हैं। एनर्जी क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी होती है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होती है, उन दोनों की एनर्जी से मिलकर EM वेव की एनर्जी बनती है। उनके पास मोमेंटम भी होता है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी जैसा प्रोडक्ट होता है, आपने पढ़ा होगा कभी कभी 11th में, तो वही चीज है, इनके पास मोमेंटम भी होता है। ये थोड़ा वर्ड आपको कंफ्यूज कर सकता है, अभी इसका भी टॉपिक आएगा, हम उसको समझेंगे। बस इतना याद रखिए, एनर्जी होती है, एनर्जी तो आपको पता हो क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है, उन दोनों से मिलाकर ही तो EM वेव बन रही, तो उनकी एनर्जी मिलकर EM वेव की एनर्जी हो जाएगी। मोमेंटम भी इसके पास होता है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, अगले लेक्चर में हो सकता है।
इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। कोई दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि इसके पास मोमेंटम है, किसी भी चीज़ के पास मोमेंटम है तो वो फोर्स तो अप्लाई कर ही सकती है। किसी भी चीज़ के पास मोमेंटम है तो वो फोर्स अप्लाई करेगी, क्योंकि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। एनर्जी है किसी के पास, मोमेंटम है, तो मोमेंटम फोर्स अप्लाई कर सकता है, क्योंकि फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यदि मोमेंटम चेंज हो रहा है तो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। तो लाइट के पास मोमेंटम है तो यहाँ पर क्या है, ये फोर्स भी अप्लाई कर सकती है, और फोर्स है तो प्रेशर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ईएम वेव exerts a pressure on a surface on which, या फिर ऐसा लिखें, at which it strikes। देखो ईएम वेव के पास मोमेंटम है, तो अपन यहाँ पर एक सिंपल सी एक क्रिकेट बॉल कंसिडर करो, उसको फेंक के मारो दीवार में या किसी भी बंदे में फेंक के मारो, तो फोर्स एक्सर्ट करेगी ना, वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, क्योंकि इसके पास मास है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है। मोमेंटम है, किसी सरफेस पर पड़ेगी तो मोमेंटम उसका जीरो हो जाएगा, तो मोमेंटम में चेंज आया तो वो प्रेशर या फिर फोर्स वहां पर एक्सर्ट करेगी। फोर्स एक्सर्ट किया मतलब प्रेशर अप्लाई किया। तो यहाँ से भी क्या होता है, ईएम वेव किसी सरफेस पर जो स्ट्राइक करती है, उसके पास मोमेंटम है तो वो वहां पर फोर्स लगाएगी तो प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट विच स्ट्राइक, जिस सरफेस पर ये स्ट्राइक करती है वहां पर प्रेशर अप्लाई करती है, दैट कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। उसी को हम रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं ना, जो सरफेस पर प्रेशर अप्लाई कर रही है एम वेव, उसी को रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। रेडिएशन क्या है, एक तरह का बंच ऑफ ईएम वेव्स है ना, तो वो रेडिएशन प्रेशर वहां पर अप्लाई करती है। तो ये यहाँ पर 4-5 प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी। मोमेंटम अभी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ईएम वेव का मोमेंटम के बारे में, बहुत प्यारी चीज है वो भी, छोटा सा उसका फॉर्मूला आता है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज उसमें होना नहीं है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं लेटेस्ट वाले, 2016 का अगेन एक और क्वेश्चन यहाँ पर है। क्या है क्वेश्चन, फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन। यहाँ पर क्या है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्स डायरेक्शन चल रही है, मतलब कि वेलोसिटी जो है ईएम वेव की वो कितना है, आई कैप में है, एक्स मतलब कि आई कैप। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द मैग्नेटिक फील्ड बी रिस्पेक्टिवली। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। अब बात केवल और केवल डायरेक्शन चल रही ना, तो केवल डायरेक्शन वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या होता है डायरेक्शन वाला फॉर्मूला, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। अभी हमको यहाँ पर क्वेश्चन में डेटा नहीं दिया गया, डेटा दिया गया ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन को चेक करके अपने को ये सेटिस्फाई करना है, मतलब कि यहाँ से अपने को रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, सी वेक्टर की जगह आई कैप मिलना चाहिए। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वेव को, वेव जा रही है एक्स, मतलब कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो आई कैप के बराबर आना चाहिए, तो अपना आंसर सही हो जाएगा। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, देखो वहां पर लिखा है, तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन को चेक करेंगे, माइनस जे प्लस के का क्रॉस कर दो किसके साथ, माइनस जे प्लस के साथ, तो कितना आएगा इसका आंसर, जे का जे में तो जीरो होगा, जे का जे में जीरो होगा, के का जे में कितना होता है, के जे कितना होता है, माइनस आई होता है, के माइनस जे प्लस का आई होगा, तो प्लस का आई कैप हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं, देखो यहाँ पर के का आप करेंगे माइनस जे में, क्रॉस प्रोडक्ट के का माइनस जे में कितना हो जाएगा, के का जे में आई होता है, के का माइनस जे में माइनस, सॉरी के का जे में होता है माइनस आई, के का माइनस आई माइनस जे में कितना होगा, प्लस का आई होगा, माइनस एक एक्स्ट्रा आ गया ना यहाँ पर। अगला क्या है, के का के में जीरो होगा, जे का के में सॉरी माइनस जे, देखो जे क्रॉस के कितना होता है आई, तो जे माइनस जे क्रॉस के कितना हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया पूरा, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अगला कर लो दूसरा ऑप्शन चेक, दूसरे में क्या है, जे प्लस के क्रॉस जे प्लस के। अच्छा एक बात ध्यान रखना,
सेम का सेम में क्रॉस प्रोडक्ट तो हमेशा जीरो ही मिलेगा, है ना। सेम का सेम में क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पर ये सेम है, जे प्लस के इसका जीरो आएगा। ऐसे यहाँ पर था माइनस जे प्लस के जीरो आया था। करके देख लेना, नहीं बन रहा तो अब बता दो। जे का जे में जीरो, जे का के में, जे के क्या होता है आई, ठीक है। अब फिर के का जे में कितना होता है, के क्रॉस जे कितना होता है माइनस आई होता है। के का के में जीरो हो गया, तो अगेन ये जीरो हो गया। तो सेम का सेम में तो जीरो होगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, मैं बता रहा हूं। तीसरा क्या है यहां पर, माइनस जे प्लस के का क्रॉस करेंगे माइनस जे माइनस के। तो पहले जे का माइनस जे में जीरो हो जाएगा, सेम का सेम में जीरो होता है। माइनस जे का माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो गया, और जे का के में कितना होता है, जे क्रॉस के कितना होता है आई, ठीक है। तो जे का जे में हो गया, जे का के में हो गया। अब के पर आते हैं, के का माइनस जे में करेंगे, के इंटू जे कितना होता है, के क्रॉस जे होता है माइनस आई, और एक माइनस प्लस लगा तो प्लस आई हो जाएगा। अगेन के का के में जीरो हो गया, तो कितना आ गया टू आई कैप। तो ये यहाँ पर अपना कॉम्बिनेशन बन सकता है। अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, केवल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है वो प्लस एक्स में चल रहा है। अब मैग्नीट्यूड का से हमको कोई मतलब नहीं, प्लस एक्स आ रहा है ना प्लस आई आ रहा है, मतलब हमारा ये सही है तीसरा वाला ऑप्शन। फोर्थ भी आप चेक कर सकते हैं ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं, फोर्थ में आई नहीं आएगा। मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं केवल डायरेक्शन। इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए, अगेन 2016 का है, बहुत प्यारा सवाल। क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोपेगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पर हमको एक प्रोपेगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए, तो कौन उसको बना सकता है। पहला देखो, मूविंग चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, गलत है। कांस्टेंट वेलोसिटी चार्ज चल रहा है तो वो केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। स्टेशनरी चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जलेस पार्टिकल तो ये तो कुछ नहीं बनाएगा। एसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस करता है ईएम वेव, ये तो अभी अभी हमने पढ़ा है, देखो कितना आसान सवाल है। ऐसे सवाल नीट में आते हैं ईएम वेव से, प्यारे प्यारे। अगेन 18 का क्वेश्चन है, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपगेटिंग इन अ मीडियम विद वेलोसिटी वी आई कैप। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी दी गई है जो कि एक्स डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स में। द इंस्टेंटेनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग वाई एक्सिस, मतलब कि यहाँ पर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर टाइम पर किस डायरेक्शन में, वाई में। तो यहाँ पर ई वेक्टर को लिखेंगे वाई कैप, वी वेक्टर कितना है आई कैप, वेलोसिटी है आई कैप में, इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई कैप में, है वाई कैप मतलब कि सॉरी बाय कैप को हम लिख सकते हैं ना जे कैप, बाय डायरेक्शन मतलब कि पॉजिटिव जे। देन द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बतानी है। तो अगेन डायरेक्शन का सवाल है, तो डायरेक्शन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। ई वेक्टर अपने को दिया गया है जे कैप क्रॉस बी वेक्टर पता करना है, तो यहां पर हम प्रश्न का चिन्ह लगा देते हैं या खाली स्थान छोड़ देते हैं, बराबर सी वेक्टर कितना आ जाएगा आई कैप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ जा रही है, आई कैप में जा रही है। तो जे का किसमें क्रॉस प्रोडक्ट करें कि आई आ जाए, या तो के में करोगे या माइनस के में करोगे, इनके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो जे का यदि आप के में करेंगे, जे क्रॉस के आई होता है, जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है आई होता है। ये तो आपको याद होना चाहिए यार, अब ये नहीं बता सकता मैं, वेक्टर आपने पढ़ा अच्छे से। यदि जे क्रॉस माइनस के करूं तो कितना होगा, ये माइनस आई होगा, लेकिन अपने को प्लस आई चाहिए, मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा के कैप आएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, के कैप मतलब कि जेड, पॉजिटिव जेड आएगा, अपना आंसर आएगा ऑप्शन सेकंड, मतलब कि प्लस जेड डायरेक्शन में यहाँ पर ईएम वेव चल रही है। चलिए अगला देखते हैं क्या है 17 से। अगेन इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6 वोल्ट पर मीटर। आरएमएस वैल्यू दी गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब कि ई आरएमएस दिया है यहाँ पर 6 वोल्ट पर मीटर। हमको क्या बताना है, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू बतानी, बी नोट बताना है।
अब यहाँ पर बात चल रही है किसकी, मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ई बराबर या फिर ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी। तो बी नॉट निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को, बी नॉट, ई नॉट, बी नॉट क्या आ जाएगा, ई नॉट डिवाइड बाय सी। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई वो आरएमएस वैल्यू दी अपने को, हम जो यूज करते हैं यहाँ पर ये पीक वैल्यू यूज करते हैं। आरएमएस को पीक में कैसे बदलते हैं, अल्टरनेटिव करंट में पढ़ा होगा, आरएमएस क्या होती है, ई नॉट बाय √2, है ना, यही होती है आरएमएस वैल्यू। पीक को डिवाइड कर दो √2 से, तो ई नॉट कितना आ जाएगा 6√2। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो तो बी नॉट कितना आ जाएगा, ई नॉट यानी कि 6√2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 2 हो जाएगा 6, 2 × √2 की वैल्यू होती है 1.4, √2 की वैल्यू याद है ना 1.41, 10 की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1.4 × 2 कितना हो जाएगा 2.8 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। ये पीक वैल्यू आ गई किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में ही गिवन है। देखो इस तरह से ईएम वेव में सवाल आते हैं, इस तरह से ईएम वेव में सवाल आते हैं नीट में। बताओ कौन सा सवाल आपको कठिन लगा, मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये कठिन लगा, ये बना ही नहीं, ये कैच झिलाई नहीं, कैसे हुआ। जितने सवाल हैं आपके सामने नीट के जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट करंट का सवाल मैंने करा दिया, डायरेक्शन के सवाल करा दिए, मैग्नीट्यूड के सवाल करा दिए, कौन सा कठिन लगा। अल्टीमेट डेस्टिनेशन अपना क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना। यदि वही अच्छे से बन रहे हैं तो मजा आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपना फर्स्ट लेक्चर एंड होता है। सेकंड लेक्चर जो हमारा बचा है उसमें आगे की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ईएम वेव के बारे में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें और डिस्कस करेंगे और कुछ प्यारे प्यारे सवाल करेंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका ईएम वेव का मिस नहीं होना चाहिए, एक सिंगल क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन होते हैं यार, बिल्कुल यार 10-20 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं धड़ाक से, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है, पूरा रिवाइज करके आना है अगले लेक्चर से पहले। ओके, तो चलते हैं, बाय बाय।